सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर नवीन जोशी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून में। और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा श्वास रोग, कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर नवीन जोशी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। डॉक्टर नवीन जोशी, सर्दियों का मौसम है और ये मौसम कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यदि हम रोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं श्वास रोग इस मौसम में बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। क्या कुछ खास कारण है? जी, सर्दियों के मौसम में हमारी जो रक्त नलिकाएं हैं वो संकुचित होती हैं। इसी प्रकार से हमारी जो श्वास नलिकाएं हैं वो भी संकुचित होती हैं। ऐसे में अक्सर जो हमारे ऐसे रोगी जिन्हें श्वास की तकलीफ़ है उनको इस सीज़न में बहुत तकलीफ़ होती है। श्वास का वेग बढ़ जाता है, दमा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो है इस वक्त कोहरा भी आप देखेंगे कि कोहरा भी छा जाता है। और ऐसे में जो वायुमंडल में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जो धूल के कण हैं, वो कहीं ना कहीं नासिका से श्वास तंत्र में पहुंचते हैं और वो पुनः दमा की जैसी लक्षणों को उत्पन्न करते हैं। डॉक्टर नवीन जोशी, हम देखते हैं कि इस मौसम में छोटे बच्चों को खास तौर से ठंड लग जाती है और उनको भी हम निमोनिया जैसे रोगों के चपेट में आते हुए देखते हैं। क्या कारण है? जी, बच्चों में स्वाभाविक रूप से आयुर्वेद के हिसाब से कफ दोष बढ़ा रहता है और कंजेशन उनमें एक बहुत सामान्य प्रक्रिया होती है, क्योंकि म्यूकस ज़्यादा बनता है। और ऐसी स्थिति में जो श्वासवह संस्थान है इसमें अवरोध होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सर्दियों में बच्चों में भी यही स्थिति आती है और श्वासवह संस्थान की विकृतियों या बीमारियों की होने की संभावना बढ़ जाती है, जिनमें निमोनिया बहुत ज़्यादा जो है वो सामान्य रूप से देखा जाता है। तो बच्चे जो हैं, चूँकि माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं और वो ठंड की परिस्थितियों में बाहर भी निकल जाते हैं या ऐसी चीज़ों का सेवन कर लेते हैं जैसे आइसक्रीम है या कोल्ड ड्रिंक को पी लेते हैं, तो ऐसे में किस तरह से बचाव किया जा सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ठंड के समय में बच्चों और बुज़ुर्गों इन दोनों को ही विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चों को खासकर जो ठंडी चीज़ें हैं तथा ठंडे का एक्सपोज़र जो है उससे बचाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। जैसा आइसक्रीम आदि इस प्रकार के जो शीतल पेय पदार्थ हैं उनको इस ऋतु में विशेष रूप से नहीं लेना चाहिए। साथ साथ जो अचानक से बच्चे ठंडे के एक्सपोज़र में जाते हैं वो उनसे बचाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। उन्हें पूरे कपड़े और अच्छी तरह से एक सामान्य तापक्रम पर उन्हें रखने की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। बच्चों में नहीं, ये बुज़ुर्गों में भी ये विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। डॉक्टर नवीन जोशी, जैसे कार्यक्रम के आरंभ में हम चर्चा कर रहे थे कि श्वास रोग सर्दियों में बढ़ जाते हैं, लेकिन पहले हम आपसे जान लें कि श्वास रोग की जो समस्या है इसके पीछे प्रमुख कारण क्या है? जी, श्वास रोग की समस्या के पीछे जो कारण है, कई तो आनुवंशिक कारण भी होते हैं, जिनमें कि किसी न किसी प्रकार की एलर्जी होती है जिससे कि अस्थमा या दमा का अटैक पड़ता है। कुछ हमारे ऐसे होते हैं बुज़ुर्ग या फिर जो ऐसे रोगी होते हैं जो लगातार कुछ ऐसी दवाओं का सेवन करते हैं जिनके दुष्प्रभाव के कारण भी श्वास रोग उत्पन्न होता है, जैसे दर्द निवारक दवाएं हैं। इसी प्रकार से अब बहुत सारे ऐसे हमारे जो काम करते हैं जिनके कार्यस्थल ऐसे हैं जहाँ पे लगातार उन्हें धुआं या फिर इस प्रकार की पार्टिकल्स के कांटेक्ट में रहना पड़ता है, उनमें भी श्वास की समस्या प्रायः देखी जाती है। और कहीं ना कहीं इसका सीधा संबंध किसी न किसी प्रकार के जीवाणु या विषाणु के संक्रमण से भी होता है, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारे फेफड़े संक्रमित होते हैं और फिर बाद में वो कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न करते हैं श्वास व संस्थान में, और जिससे श्वास रोग की उत्पत्ति होती है। जी, जब हम श्वास रोग की बात करते हैं तो इसमें क्या हम अस्थमा या दमा को भी शामिल कर रहे हैं या प्रमुखता से यही दो रोग हैं? जी, बहुत सही सवाल है, क्योंकि सबसे पहले श्वासव संस्थान में सूजन आती है हमारे फेफड़ों में। फेफड़ों की जो एल्विलाइज होती हैं उनमें सूजन आती है, जिसे हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं, और बाद में यही ब्रोंकाइटिस बढ़ करके ब्रोंकियल एस्थमा में बदल जाता है। एक और श्रेणी के रोगी होते हैं जो धूम्रपान करते हैं, उनमें भी श्वास की समस्याएं बहुत सामान्य रूप से देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे कि श्वास रोग में किस तरह के लक्षण प्रकट होते हैं।
जी, श्वास रोगी में सबसे पहले तो अचानक से बैठे बैठे भी उन्हें सांस की तकलीफ हो जाती है। यदि वो कहीं सीढ़ी चढ़ते हैं या किसी प्रकार का एक्सरसाइज करते हैं तब भी दमा एग्रेवेट हो सकता है। अचानक से कहीं इस प्रकार के कोई किसी चीज़ का भोजन या किसी भोजन में विशेष पदार्थ के ले लेने से भी दमा जैसी समस्या पैदा होती है। और जैसा कि मैंने बताया कि कुछ ऐसी दवाएं हैं जो एस्थमा को एग्रेवेट करती हैं, तो ऐसी स्थिति में भी जो है वो एस्थमा हो जाता है। जी, आपने लक्षणों की बात बताई डॉक्टर नवीन जोशी। अब जानना चाहेंगे कि क्या प्रदूषण का भी श्वास रोगों में रोल है? प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में। हमारा जो वायु प्रदूषण है वो तमाम सारे श्वास के रोगियों की संख्या में वृद्धि कर रहा है, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि वातावरण में धुआं या फिर धूल जो है वो सीधे सीधे हमारी नासिका से हमारे फेफड़े में पहुंचता है, और हमारे फेफड़े में उसको बचाने के लिए जो हमारी म्यूकस है, जो हमारी जो श्लेष्मा की जो ग्रंथियां हैं वो उसको कार्य करती है उसके पीछे, और कहीं ना कहीं वो म्यूकस जो है वो जमा होकर के श्वास नलिकाओं में अवरोध उत्पन्न करता है, जो एक बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए मैंने कहा कि प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा कारण है श्वास रोगों में। इलाज क्या है डॉक्टर जोशी? देखिए, इलाज इसका चूँकि इसमें इलाज यही है कि श्वास काठिन्य को दूर करना, यानी श्वास अवरोध को दूर करना। तो ऐसे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इन्हेलर्स लेते हैं, कहीं ना कहीं अपने श्वास व संस्थान को डायलेट रखने के लिए, नलिकाओं को डायलेट रखने के लिए वो लोग इन्हेलर लेते हैं। दूसरा एक तरीका है जो कारण है उनसे बचाना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, और इसमें कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसको चिकित्सक के परामर्श से ली जा सकती है। साथ साथ हमारे आयुर्वेद में भी कुछ ऐसे दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं जो इसमें बेहतरीन काम करती हैं, जिनका उपयोग चिकित्सक के परामर्श से किया जाना चाहिए। तो कब ऐसी स्थिति आती है जब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जब श्वास का वेग एक इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर दे जिसे हम कहते हैं COPD, जिसको हम कहते हैं एक प्रकार से हृदय और श्वसन संस्थान दोनों आपस में मिले हुए हैं। जब श्वास काठिन्य होता है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका हृदय और हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। वो एक इमरजेंसी की स्थिति होती है। ऐसी अवस्था में हमें तत्काल जो है वो चिकित्सक के परामर्श में अवश्य ही जाना चाहिए। आपने इनहेलर्स की बात की, तो इनहेलर्स क्या इसका सही इलाज है? क्या ये त्वरित रूप से कार्य करते हैं? देखिए, इन्हेलर्स जो है ये चूँकि इमरजेंसी में ये त्वरित रूप से काम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल से ही जो है धूपन द्रव्य भी लिए जाते हैं, जिनका प्रभाव जो है स्मोक के थ्रू, एक मेडिकेटेड स्मोक होता है जिसके थ्रू हम अपनी श्वास नलिकाओं को फैला सकते हैं, जिससे भी काफ़ी लाभ मिलता है। तो इन्हेलर इमरजेंसी में आत्यायिक अवस्था में लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे सर्दियां लगातार बढ़ रही हैं, अपने चरम पर पहुंचेंगी, तो ऐसे में जो श्वास रोगी हैं उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जी, बहुत ही इसमें विशेष रूप से खान पान का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे श्वास की रोगियों में उस स्थिति को और बढ़ा देते हैं। खासकर भोजन में ऐसे तत्वों का प्रयोग कम करें। ज़्यादा आप मिर्च मसालेदार भोजन ना करें, बिल्कुल सात्विक और शुद्ध और ताज़ा भोजन करें। दूसरा, आप अपने आप को सक्रिय रखें। ऐसा देखा जाता है कि जैसे ही सर्दियां बढ़ती है लोगों की सक्रियता कम हो जाती है, जिससे हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो सक्रियता हमें बनाए रखना चाहिए। इसके लिए हम जो हल्के फुल्के व्यायाम कर सकते हैं, और सबसे जो महत्वपूर्ण है श्वास के रोगियों के लिए, प्राणायाम का अभ्यास, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके हम अपने फेफड़ों को इस काबिल बना सकते हैं कि वो आने वाले श्वास की जैसी गंभीर परिस्थिति का हमको मुकाबला करने में हमारी मदद कर सके। धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन इस रोग में कितना खतरनाक हो सकता है? श्वास के रोगियों के लिए धूम्रपान जहर के समान है। धूम्रपान में जो हम स्मोक लेते हैं वो कहीं ना कहीं निकोटीन के रूप में हमारे फेफड़ों में जमा हो जाता है, और ये फेफड़ों में एक टार के रूप में जमा होता है जो फेफड़ों के उन हिस्सों को क्रियाशील ना रहने पर मजबूर कर देता है, जिस कारण से उतने हिस्से फेफड़े के काम नहीं करते हैं, जिससे श्वास के रोगियों को और भी अधिक तकलीफ बढ़ जाती है। इसीलिए धूम्रपान तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, श्वास रोगियों को ही नहीं बल्कि किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को। दूसरा सवाल है अल्कोहल इंटेक, शराब का सेवन, जो कि सर्दियों में लोग इस प्रकार से कभी कभी इस प्रकार के लिकर्स लेते हैं, लेकिन ये भी चीज़ें जो है हमारे स्वास्थ्य के रोगियों को तकलीफ़ को बढ़ा सकती हैं, क्योंकि
जो है इनके अंदर जो अल्कोहल है वो कहीं ना कहीं उसका भी कभी कभी इस प्रकार का देखा जाता है प्रतिक्रिया स्वरूप श्वास के रोगियों में अचानक से जो है वो रिस्पांस बढ़ जाता है, क्योंकि जब अल्कोहल लिया हुआ व्यक्ति नशे में कहीं ना कहीं वो कोल्ड एक्सपोजर में जाता है, क्योंकि उसका बेजल मेटाबॉलिक रेट अचानक से बढ़ता है और ऐसे में वो उसका शरीर उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता उस कोल्ड एक्सपोजर को और वो दमा के चपेट में आ जाता है। आपने कहा कि क्रियाशील रहना चाहिए और आपने बताया कि हल्के फुल्के व्यायाम हम कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में भी लोग बाहर घूमने निकलते हैं, जो प्रातःकालीन सैर होती है, तो श्वास रोगियों के लिए क्या आप इसे रिकमेंड करेंगे? जी, अगर बुजुर्ग श्वास रोगी हैं तो मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा कि प्रातःकाल सूर्योदय के बाद ही आप घूमने जाएं, क्योंकि ऐसे में आपको दमा का अटैक पड़ सकता है। दूसरा, यदि स्वस्थ व्यक्ति है अगर वो भी घूमना चाहते हैं तो आप प्रातःकाल अपने आप को, जो आपका रूटीन है उसको आप मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से बुजुर्ग रोगी और जो दमा के रोगी हैं उन्हें तो सूर्योदय के पश्चात ही, जब थोड़ी सी धूप आ जाए गुनगुनी, उसके बाद ही घूमना चाहिए। इस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सांस के रोगियों की परेशानी बढ़ा सकती हैं? इस मौसम में मैंने जैसा बताया कि खान पान की लापरवाही, मिर्च मसालेदार भोजन, ऐसी चीज़ें, तली भुनी चीज़ें, साथ साथ धूम्रपान का सेवन, इसके अलावा ऐसे माहौल में रहना जहाँ धुआं है या धूल है, और साथ साथ एकदम से ऐसी स्थिति जहाँ पर कि आप कोई इमरजेंसी में इस प्रकार की दर्द निवारक दवाएं लेते हैं, इस प्रकार की चीज़ें श्वास के रोगियों के वेग को बढ़ा सकती है। तो अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? अंत में ये कहूँगा कि सर्दियाँ आ रही हैं, आप सर्दियों को एक अच्छे हेल्दी सीजन के रूप में लें, क्योंकि इस समय में व्यक्ति का बल बढ़िया रहता है। अपने आप को सक्रिय रखें, धूम्रपान, शराब और इन सभी चीज़ों की आदतों से परहेज़ करें, खान पान में सावधानी रखें, ताज़े हल्के सुपाच्य भोजन को ग्रहण करें, और निश्चित रूप से जो श्वास के रोगी हैं, जो चिकित्सक ने उन्हें दवा रिकमेंड की है, उन दवाइयों का अवश्य सेवन करें। और आत्यायिक अवस्था में यदि आपके चिकित्सक ने इन्हेलर या फिर किसी प्रकार के मेडिकेटेड स्मोक को लेने का एडवाइस किया है तो आप उसे अवश्य लें। डॉक्टर नवीन जोशी, आज आप इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी कि किस तरह से श्वास रोग के रोगी इस मौसम में अपना ख्याल रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।